आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बारे में, जो कि टॉर्ट्स में है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो सबसे पहले इवॉल्व हुई थी वो इस केस से हुई थी, रिलायंस वर्सेस फ्लेचर के केस में। इस केस में क्या होता है कि रिलायंस के पास मिल होती है और फ्लेचर के पास माइंस होती है। ये दोनों ही नेबर होते हैं, इन दोनों के घर आसपास होते हैं। तो रिलायंस को अपनी मिल को चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जिस वजह से वो एक रेजर्वायर कंस्ट्रक्ट कराता है अपनी लैंड पे। तो जब वो ये रेजर्वायर कंस्ट्रक्ट कराता है तो वो ये रेजर्वायर कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स और कुछ इंजीनियर्स से कंस्ट्रक्ट कराता है। जो जब ये रेजर्वायर बना रहे होते हैं तो उस लैंड पे उन्हें कुछ माइन शाफ्ट्स मिलते हैं, जिन्हें वो नोटिस नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते। तो फिर जब रेजर्वायर बन के तैयार होता है और जब उसमें पानी भरा जाता है तो वो पानी उन माइन शाफ्ट्स के थ्रू फ्लेचर के माइंस में चला जाता है, जिस वजह से फ्लेचर को भारी नुकसान होता है। तो रिलायंस इसमें एक डिफेंस यूज करता है कि जो कुछ भी गलती हुई है वो गलती हुई है इंजीनियर्स से और कॉन्ट्रैक्टर्स से, जिन्होंने ये रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट किया है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जो जजमेंट आता है वो ये आता है कि जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी लैंड पे हुआ और तुम वहां पे ये नॉन नेचुरल चीज यानी कि ये रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करा रहे थे आर्टिफिशियली। ये वहां पे पहले से था नहीं, तुम इसे कंस्ट्रक्ट करा रहे थे, जिस वजह से सारी की सारी लायबिलिटी तुम्हारी बनती है। यानी कि सारी लायबिलिटी इस केस में रिलायंस की थी और रिलायंस ही जो कुछ भी नुकसान की भरपाई थी वो फ्लेचर्स को करने। केस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कॉन्सेप्ट अराइज हुआ रिलायंस वर्सेस फ्लेचर। लायबिलिटी के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? वो सबसे पहला है डेंजरस सब्सटेंस, यानी कि कोई डेंजरस सब्सटेंस प्रेजेंट होना चाहिए। तो इस केस में डेंजरस सब्सटेंस क्या था? वो था ये रेजर्वायर। और दूसरी चीज क्या है? एस्केप, यानी कि एक के लैंड से दूसरे लैंड पे एस्केप करना होना चाहिए। जो रेजर्वायर का पानी था, रिलायंस ने जो रेजर्वायर कंस्ट्रक्ट किया था, उस रेजर्वायर का जो पानी था वो फ्लेचर के लैंड पे गया था। तो दो चीजें हमारी क्वालिफाई हो गई, यानी कि डेंजरस सब्सटेंस भी प्रेजेंट था जो कि रेजर्वायर था, और एस्केप हुआ था जो पानी रेजर्वायर से निकल करके इनकी माइंस में गया था, इनके लैंड पे गया था, फ्लेचर के लैंड पे गया था। और तीसरी चीज क्या है? नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। ये जो इन्होंने ये कंस्ट्रक्ट करवाया था ये एक नॉन नेचुरल यूज था, आर्टिफिशियल तरीके से इन्होंने कराया था, ये नेचुरल नहीं था। तो तीनों चीजें इसमें हमारी क्वालिफाई हो गई कि डेंजरस सब्सटेंस पर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर डेंजरस सब्सटेंस है तो वो एस्केप करना चाहिए, यानी कि एक की लैंड से दूसरे की लैंड पे जाना चाहिए, और नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड होना चाहिए, तभी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अराइज होती है। देख लेते हैं कि कुछ एक्सेप्शंस क्या है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में डिफेंडेंट के लिए। सबसे पहला है प्लेंटिव्स फॉल्ट। तो इसका एक बहुत अच्छा केस है पोंटिंग वर्सेस नोक्स का। इसमें क्या होता है कि ये दोनों नेबर्स होते हैं, एक के घर में जंगली पेड़ होते हैं और दूसरे के घर में कुछ घोड़े होते हैं। तो उनमें से वो एक घोड़ा उसके घर में जाता है और जो जंगली पेड़ होते हैं वो खा लेता है, जिसकी वजह से घोड़े की मौत हो जाती है। तो जो प्लेंटिफ होता है वो उसे सू करता है डिफेंडेंट को कि भाई तुम्हारे घर पे ऐसा हुआ है और तुम्हारे घर पे जो जंगली पेड़ है, जो डेंजरस थिंग है, उस वजह से उसको खाने की वजह से मेरे घोड़े की मौत हो गई। तो हमने अब तीन एलिमेंट्स क्या पढ़े थे कि डेंजरस थिंग होनी चाहिए और एस्केप होना चाहिए। लेकिन इस केस में क्या था? एस्केप नहीं था। वो जो जंगली पेड़ थे, डेंजरस थिंग तो प्रेजेंट थी, यानी कि जो वाइल्ड प्लांट्स थे वो तो प्रेजेंट थे, लेकिन उनका एस्केप नहीं हुआ था, वो डिफेंडेंट की लैंड पे ही थे। अगर एस्केप हुआ होता तब डिफेंडेंट लाइबल होता। तो डिफेंडेंट ने यही यूज किया प्लेंटिव्स फॉल्ट, यानी कि उसका मतलब ये है, यही एक्सेप्शन लगा उस केस में कि यहाँ पर गलती उसकी नहीं थी। यहाँ पर जो पेड़ थे वो थोड़ी ना एस्केप हुए थे, वो थोड़ी ना गए थे, उनका घोड़ा आया था। तो इसमें डिफेंडेंट की कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती। दूसरा एक्सेप्शन क्या है? एक्ट ऑफ गॉड। इसका भी एक केस है निकोलस वर्सेस मार्शलैंड, बहुत ही ज्यादा फेमस केस है, पता ही होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। इस केस में क्या होता है
कि एक आर्टिफिशियल लेक बनी होती है डिफेंडेंट के घर पर, एक आर्टिफिशियल लेक बनी होती है और जो प्लेंटिफ होता है उनके घर पे वॉल्स होती है, कुछ ब्रिजेस होते हैं और एक दिन क्या होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेनफॉल होती है, यानी कि ऐसी बारिश होती है बिल्कुल एकदम जिसका अनप्रिडिक्टेबल होती है, उसको प्रिडिक्ट बारिश कब होगी ये कोई प्रिडिक्ट तो कर नहीं सकता, ये एक्ट ऑफ गॉड में ही जाएगा। तो ये अनप्रिडिक्टेबल जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेनफॉल हुई, उस रेनफॉल की वजह से जो है वो प्लेंटिफ के जो वॉल्स थे और ब्रिजेस थे उनका नुकसान हुआ, उनकी जो आर्टिफिशियल लेक थी उसमें बाढ़ आ गई, डिफेंडेंट की जो आर्टिफिशियल लेक थी उसमें बाढ़ आ गई, तो भाई प्लेंटिफ का नुकसान हुआ। तो प्लेंटिफ ने स्यू करा उन्हें कि इनकी वजह से, इनकी आर्टिफिशियल लेक की वजह से मेरा जो है नुकसान हुआ। नॉन नेचुरल यूज उन्होंने कहा कि नॉन नेचुरल है आर्टिफिशियल लेक, तो नॉन नेचुरल है, कोई नेचुरल लेक तो नहीं है, इन्होंने वो कंस्ट्रक्ट करा के रखी हुई है। बट यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ये कहा कि ये एक्ट ऑफ गॉड का है, तो इसमें कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती है डिफेंडेंट की, ये एक्ट ऑफ गॉड है। अनप्रिडिक्टेबल था, किसी को पता नहीं था कि इस तरह की इतनी भयंकर बारिश होगी जिसकी वजह से आपके वॉल्स या ब्रिजेस को नुकसान पहुंचेगा। तो यस, डिफेंडेंट वाज नॉट लायबल इन दिस केस ऑल्सो। तो जो तीसरा एक्सेप्शन है वो है म्यूचुअल बेनिफिट, यानी कि अगर कि दो लोग अपनी सहमति से अपने बेनिफिट के लिए, एक दूसरे के प्रॉफिट के लिए, अगर कोई नॉन नेचुरल चीज, नॉन नेचुरल को फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में। अगर कोई दो लोग नॉन नेचुरल चीज लेकर के आते हैं अपने बेनिफिट के लिए और उस चीज से किसी तीसरे को नुकसान होता है, तो वो दोनों लोग आपस में कोई भी डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। अब जो हमारी फोर्थ एक्सेप्शन है वो है एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, यानी कि अगर हम इसे ऐसे समझे, रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का जो हमने अभी केस देखा, उस केस में अगर ऐसा होता कि रिलायंस के लैंड पे जो रिजर्वायर था, अगर वो कोई स्ट्रेंजर, कोई थर्ड पर्सन अगर वो खुला छोड़ देता, जिसकी वजह से फ्लेचर्स के माइंस को प्रॉब्लम होती या उन्हें कोई हार्म होता, फ्लेचर के माइंस को, उसकी वजह से अगर उन्हें कोई भारी नुकसान होता, तब भी इस केस में रिलायंस की कोई लायबिलिटी नहीं बनती। फिफ्थ एक्सेप्शन क्या है? स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। इसमें क्या होता है कि जो हायर अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का मतलब यही होता है कि अगर हायर अथॉरिटी से कोई ऑर्डर पास हुआ है तो उसमें डिफेंडेंट का कोई भी लायबिलिटी नहीं बनती है, डिफेंडेंट ये डिफेंस यूज कर सकता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी वाला कि जो कुछ भी ऑर्डर्स पास हुए हैं वो हायर अथॉरिटी से पास हुए हैं और वो इसके लिए लाइबल नहीं है। ये हमने डिफेंसेस, जो मैंने वीडियो डाली है डिफेंसेस इन टॉर्ट वाली, वो आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा अगर नहीं देखी है तो। उसमें मैंने ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि हायर अथॉरिटी जब कोई ऑर्डर पास करती है जिस वजह से कॉमन पीपल को नुकसान होता है, तो भी डिफेंडेंट की कोई लायबिलिटी नहीं बनती। अब हम देखें कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी इस केस से इवॉल्व हुई थी, यानी कि एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे हम ओलियम गैस लीक केस के नाम से भी जानते हैं। और जो कंपनी थी उसका नाम था श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर्स कंपनी, श्रीराम फूड्स का ही था। और उसमें क्या होता है कि ये लोग फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, तो एक वर्कर्स जब काम कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, गलती से ओलियम गैस जो है वो लीक कर जाती है, जिसकी वजह से इनके जो फैक्ट्री के वर्कर्स होते हैं उन्हें भी हार्म पहुंचता है और बाहर भी काफी एरिया तक गैस लीक करती है, तो बाहर के लोगों को भी हार्म पहुंचता है। इट वॉज एन एक्सीडेंट। लेकिन इसमें जो इसेंशियल एलिमेंट्स है वो क्या है, एंटरप्राइज होना चाहिए, यानी कि जो श्रीराम फूड्स था वो एक एंटरप्राइज था, फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर करता था वो था, और हार्मफुल एक्टिविटी कोई होनी चाहिए, कोई हैजार्डस एक्टिविटी होनी चाहिए। तो ओलियम गैस इनकी जो है वो लीक कर गई थी। और तीसरी चीज ये है कि एस्केप जरूरी नहीं है इस केस में, मतलब एब्सोल्यूट लायबिलिटी में एस्केप जरूरी नहीं होता। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में हमने पढ़ा था कि एस्केप जरूरी होता है, यानी कि एक लैंड से अगर दूसरी लैंड पर कोई हार्मफुल चीज जा रही है तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अराइज होती है, राइट। बट एब्सोल्यूट लायबिलिटी में एस्केप जरूरी नहीं होता। अगर उस एंटरप्राइज के अंदर इस केस में अगर केवल वर्कर्स को ही कोई हार्म हुआ होता तो भी जो है वो
डिफेंडेंट की लाइबिलिटी बनती, यानी कि जो कंपनी थी, जो एंटरप्राइज थी, तब भी उसकी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी अराइज होती। इसीलिए हम कहते हैं कि एस्केप नेसेसरी नहीं होता है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में। जरूरी नहीं है कि अगर वो गैस बाहर जाए तो ही एब्सोल्यूट लाइबिलिटी अराइज होगी। अगर वो उस गैस ने, जो गैस लीक हुई थी, अगर वो गैस सिर्फ इतनी ही लीक हुई होती कि केवल वर्कर्स को हार्म पहुंचे, तो भी कंपनी की, एंटरप्राइज की एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बनती। और जो मेन चीज है जो डिफर करती है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को, मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि कोई भी एक्सेप्शंस नहीं होते हैं एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में। डिफेंडेंट विल बी लाइबल, क्यों इस केस में तो ऑब्वियसली कि इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से डिफेंडेंट यानी कि जो हमारा जो एंटरप्राइज थी वो लाइबल होगी। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, देखो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की तरह ही है, बट सिर्फ डिफरेंस इतना सा होता है कि कोई एक्सेप्शंस नहीं होते हैं एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में, और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में एक्सेप्शंस होते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये वाला टॉपिक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मुझे ये भी बताइए कि आगे आप लोग कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।